हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 का लेसन नंबर 7। मैं आपको बता दूं, आपको पता होगा कि लेसन नंबर 5 और 6 जो है आपके सिलेबस से डिलीटेड है, इसीलिए हमने इनकी वीडियोस नहीं दी है। सीधा ही लेसन नंबर 7 पे आ गए हैं। लेसन नंबर 7 जो है वो है ग्लिम्पस ऑफ इंडिया। यहाँ पर तीन कहानियां हैं, तीन स्टोरीज हैं। और ये तीनों जो स्टोरीज हैं, इसमें से पहली स्टोरी है अ बेकर फ्रॉम गोवा, दूसरी है कुर्ग और तीसरी है टी फ्रॉम असम। बुक फर्स्ट फ्लाइट से है, ये इंग्लिश की लिटरेचर से है। पूरी की पूरी हिंदी समरी आज की अपनी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल आपको दे रहा है सीबीएसई से रिलेटेड हर छोटी बड़ी न्यूज और साथ ही साथ क्लास 10th और 12th के नोट्स भी प्रोवाइड करवाने की पूरी हमारी कोशिश है। बच्चों, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। ये मेरा ट्विटर लिंक है, ट्विटर लिंक पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। किसी तरह की आपकी क्वेरी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। फेसबुक पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी तरीके से कोई पीपीटी वगैरह या पीडीएफ कोई चाहिए हो तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट से। पहली जो आपकी स्टोरी है वो है अ बेकर फ्रॉम गोवा। इस पूरी स्टोरी में हमें एक तरीके से गोवा की कहानी देखने को मिलती है और हमें उस समय में वापस ले जाती है जब पुर्तगाली गोवा पर शासन करते थे। ठीक है। और पुर्तगाली जो थे अपने ब्रेड के लिए काफी बेहद प्रसिद्ध थे। अक्सर बुजुर्ग कहते हैं कि वो काफी अच्छे दिन थे, काफी पुराने दिन हो गए हैं, वो उन्हें सोचते हुए काफी अच्छा बताते हैं। और वो उन्हें बताता है कि प्रसिद्ध जो ब्रेड था उस समय का, उस समय से पहले पुर्तगाली गोवा पर शासन किया करते थे, वे अतीत पर विचार करते थे। पुर्तगालियों ने गोवा तो छोड़ दिया, लेकिन उनकी जो रोटी थी अभी भी आज भी वहां पर मौजूद है। ठीक है। उनकी विरासत जो है उनके बेटों द्वारा आज भी जारी रखी जा रही है। बेकर्स को अभी भी पैडर्स के रूप में संदर्भित किया जाता है, वहां पैडर्स बुलाया जाता है। बेकिंग के बारे में सब कुछ अभी भी वही है जो पहले था। उन लोगों से लेकर जो रोटियों को ढालते हैं, उन भट्टियों को जो समय की दरारें से बची हुई हैं, उनके आने की आवाज, बांस की छड़ी, इन सभी चीजों को आज भी हम पुराने जमाने की तरह वहां सुन सकते हैं। कथाकार बताता है, लेखक बताता है कि बेकर ने गोवा में ही अपना बचपन जिया और पूरे गोवा में उसकी जो दोस्ती थी, दोस्त और साथी के रूप में काम किया। बेकर दिन में 2 बार गांव जाता था या आता था, है ना। एक बार जब जब वो रोटियां अपने बेचने के चक्कर में आया है, यानी उसे रोटियां देनी है। और दूसरी बार वो तब आता है जब वो अपनी खाली टोकरी के साथ वापस लौटता है, सभी रोटियों को वापस बेचकर। उसके पास एक बांस की छड़ी है जिसमें से आवाज निकलती है। और जब वो आता है तो बच्चे जाग जाते हैं। बच्चे उससे मिलने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित होते हैं, क्योंकि उसके पास विशेष रूप से बच्चों के लिए बनी हुई ब्रेड की बैंगल्स होती थी। ठीक है। बैंगल्स टाइप के स्ट्रक्चर्स होते थे जो बच्चों को काफी पसंद आते थे। ये चूड़ियां जो है बैंगल्स है, यानी ब्रेड के बने हुए बैंगल जिसे खाया जाता है। जबकि चूड़ियां बच्चों के लिए थी, यानी बैंगल्स बच्चों के लिए थी। और रोटियां आमतौर पे बड़े लोग खरीदते थे। आमतौर पे घर की नौकरानी ही इन सारे रोटियों को इकट्ठा करती थी। बेकर जब भी आता था अपनी बांस की छड़ी के साथ एक म्यूजिक बजाता था और उनके एक हाथ से उसके सिर पर टोकरी रखी रहती थी, दूसरा बांस को जमीन पर पटक देता था। घर घर जाकर महिलाओं को रोटियां देता था और उनका अभिवादन भी करता था। माता पिता बच्चों को डांटते थे और कहते थे कि अलग खड़े रहो, जबकि बच्चे बड़े उत्सुक होते थे अपनी बैंगल्स लेने के लिए। वो टोकरी में झांकने के लिए दीवार पर चढ़ जाते थे, बेंच पर चढ़ जाते थे, है ना। और वो देखते थे कि उन ब्रेड बैंगल्स को रखने से पहले अपने दांतों को भी वो ब्रश करना सही नहीं समझते थे, यानी बिना ब्रश किए वो खा लिया करते थे, क्योंकि उन्हें शाखाओं में से आम के पत्तों को
दांतों के ब्रश करने के लिए इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग लगता था उन्हें, है ना। आम के पत्ते वो नहीं ब्रश करते थे, वो ब्रश करने को अनावश्यक मानते थे, है ना। गर्म चाय आसानी से मुंह धो सकती है। वो कहते थे कि बाघ जैसे जानवर जो है कभी भी अपने दांत नहीं धोते हैं, तो हम क्यों धोएं, हम भी शेर है ना। तो इस तरीके से वो रोटी लेते थे। रोटी जो है गोयन संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और यहाँ हर महत्वपूर्ण अवसर पर इसकी उपस्थिति स्पष्ट है। विवाह हो, शादी वगैरह हो, उसमें मिठाई हो, और मिठाई से लेकर ब्रेड तक, सगाई में, है ना, सैंडविच, क्रिसमस के साथ साथ अन्य अन्य अवसरों पर केक और नारियल कुकीज, हर गांव में एक बेकर की उपस्थिति बहुत आवश्यक थी। हर गांव में एक बेकर होता था जो ये सारी चीजें देता था। बेकर्स को पता था कि उन्हें घुटने की लंबाई वाली फ्रॉक लंबी पोशाकें पहनाई जाती थी, जिसे आमतौर पर काबाई के नाम से जाना जाता था। बचपन के दिनों में उन्होंने उन्हें शर्ट और पैंट पहने देखा था, जिसकी लंबाई सामान्य लोगों की तुलना में काफी कम होती थी। जैसे शॉर्ट्स हम कह सकते हैं, शॉर्ट्स लोग पहनते हैं। भले ही कोई भी उस पतलून की लंबाई पहनता हो, जो कहा जाता सकता है बेकर की तरह कपड़े पहनना करते थे वो, पुराने जमाने में कहा जाता था। बेकर के पास पेंसिल का उपयोग करके दीवार पर वो अपने बिल सारे बनाता था, मासिक रिकॉर्ड बनाता था, और महीने के अंत में जाकर सभी लोगों से अपना पैसा ले लेता था। बेकिंग हमेशा एक लाभदायक पेशा रहा है। बेकर का जो परिवार है और जो कार्यकर्ता है हमेशा खुश और खुशहाल रहे हैं। बेकर आमतौर पर काफी मोटा होता है, जो इस बात का सबूत है कि उसके पास खाने के लिए बहुत कुछ होता है, और इसलिए भी उसकी समृद्धि का ये प्रमाण है। यहाँ तक कि आज तक एक अच्छी तरह से निर्मित शरीर वाले व्यक्ति की तुलना एक बेकर से की जाती है, जो एक बेकर है। इस तरीके से पूरी की पूरी बेकर वाली ये कहानी थी। हम अपनी अगली स्टोरी पर जाते हैं। अगली स्टोरी जो है वो है कुर्ग। ठीक है, कुर्ग की बात करें तो कुर्ग काफी खूबसूरत जगह है, और ऐसा लगता है जैसे ये एक स्वर्ग का टुकड़ा है जो भगवान के राज्य से दूर चला आया है, पृथ्वी पर आ गया है, पृथ्वी पर आकर बस गया है। कुर्ग एक जगह है, मैसूर और बेंगलोर के बीच में ये कहीं है। यहाँ पर असमान ऊंचाई की कम पहाड़ियों वाला क्षेत्र है। यहाँ के जो पुरुष होते हैं वो एक योद्धा होते हैं, सोल्जर होते हैं, और यहाँ की जो महिलाएं होती हैं वो काफी सुंदर होती हैं। हर जगह पर विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। कोडगू के रूप में भी इसे जाना जाता है। कुर्ग को, ये कर्नाटक के सबसे छोटे जिलों में से एक है, और कुर्ग का अगर हम 30% हिस्सा कहें तो सदाबहार वनों से आच्छादित है, और ये स्थान वर्ष के अधिकांश भाग के लिए हमेशा वर्षा प्राप्त करता है। मानसून के मौसम के दौरान सितंबर से मार्च की अवधि यहाँ पर आने के लिए काफी ज्यादा अच्छी है। अगर आप यहाँ पर ट्रेवल करना चाहते हैं तो सितंबर से मार्च की अवधि में आप कभी भी जा सकते हैं। मौसम खुशनुमा होता है, कुछ बारिश होती है जो इसे काफी अच्छा बनाती है। काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पर कॉफी के बागान है जो यहाँ की हवा को खुशबूदार बना देते हैं। माना जाता है कि कुर्ग के जो लोग हैं वो ग्रीक या अरबी पृष्ठभूमि के हैं। ग्रीक से आए या अरबी से आए, आमतौर पर ये काफी क्रूर होते हैं। इनका जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो अलग ही होता है। उन्हें आमतौर पर कढ़ाईदार कमर बेल्ट के साथ लंबे और काले कोट पहने हुए देखा जाता है, जिन्हें कुप्पिया के नाम से जाना जाता है। ये कुप्पिया जो है अरब और कुर्दों द्वारा पहने जाने वाला एक काफिया के समान है। जैसे अरब के लोग ड्रेसिंग सेंस पहनते हैं, आप देखते हैं व्हाइट कलर की पूरी पोशाक होती है। यहाँ पर यह भी अफवाह है कि सिकंदर की सेना के कुछ लोग अपने वतन नहीं लौटे थे, और वो दक्षिण से लौटते समय यहाँ पर बस गए थे। वो कहते हैं कि कुर्ग के लोग एक दूसरे से शादी करते हैं। उनकी संस्कृतियों के साथ साथ रीति रिवाज भी वो हिंदुओं द्वारा पालन किए जाने वाले लोगों से बहुत अलग है। उनके रीति रिवाज, उनकी संस्कृति काफी अलग है। इनके जो लोग हैं बहुत स्वागत करते हैं इनका। प्रकृति इनकी काफी गर्म है। वह हमेशा अपने पूर्वजों की कहानियों के साथ मनोरंजन के लिए तैयार रहते हैं। उन्हें स्वतंत्र, क्रूर और बहादुर के रूप में भी जाना जाता है, जो इस तथ्य से स्पष्ट करता है कि भारतीय सेना में कुर्ग रेजिमेंट भी है, जो बहादुरी के लिए सबसे ज्यादा अवार्ड जीत चुकी है। जनरल करियप्पा नाम के भारतीय सेना के पहले प्रमुख कुर्ग के ही थे।
इसके अलावा ये एकमात्र ऐसे लोग हैं जिन्हें आग्नेय शास्त्रों को स्वतंत्र रूप से दूसरों के विपरीत ले जाने की अनुमति है, यानी हथियारों को आप अपने घर के लिए भी ले जा सकते हैं, जिन्हें लाइसेंस की आवश्यकता है। इससे पता चलता है कि कुर्गिस विश्वसनीय भी होते हैं। कुर्गिस काफी विश्वसनीय है। अगर हम कुर्ग की बात करें तो कुर्ग के सदाबहार जंगल और पहाड़ियां दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी कावेरी नदी से मिलती है, और मासेरा नाम की एक बड़े पानी की ताजे पानी की झील भी यहाँ पर पाई जाती है। पक्षी भी देखे जा सकते हैं, गिलहरी, लंगूर आधे पानी वाले फलों को फेंक कर इस पानी में खेलते हैं। ठीक है, इसमें स्नान करने का आनंद भी लेते हैं हाथी वगैरह, है ना। इस जगह की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसमें आराम करने के लिए कुर्ग की यात्रा करने वाले पर्यटक रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग और माउंटेन क्लाइंबिंग जैसी अलग अलग एडवेंचरस गेम भी खेलते हैं। काफी आकर्षित करता है लोगों को यहाँ पर। पहाड़ियों में पैदल चलने वाले पैदल यात्रियों द्वारा विभिन्न रास्ते बनाए जाते हैं जो वहाँ ट्रैकिंग करते हैं। इस क्षेत्र में टहलने के दौरान कोई व्यक्ति अपने आसपास विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जानवर पा सकता है। पक्षी, मधुमक्खियां, तितलियां सब यहाँ पर है। गिलहरी, लंगूर पेड़ों से आप पर नजर भी रखते हैं। जंगली हाथी भी यहाँ पर पाए जाते हैं। कुर्ग एक खूबसूरत शहर है और ब्रह्मागिरी पहाड़ियों पर चढ़ना चाहिए इसे देखने के लिए। कुर्ग निसार धाम और बैल कुप्पे द्वीप की तरह सुंदरता के अद्भुत स्थानों से घिरा हुआ है, जो भारत की सबसे बड़ी तिब्बती बस्ती है। कुर्ग जिले में लाल, नारंगी और पीले रंग के परिधान पहने हुए कई सारे भिक्षु भी देखे जा सकते हैं, जहां यात्रियों के लिए उनकी जीवन शैली काफी आकर्षक है। अलग अलग संस्कृतियों का यह मिश्रण देख सकते हैं और भारत के हृदय और आत्मा का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। इस तरीके से ये दूसरी स्टोरी भी आपकी समाप्त हो गई। हम अपनी तीसरी स्टोरी पर जाते हैं। तीसरी स्टोरी आपकी टी फ्रॉम असम समरी इन हिंदी। ये दृश्य एक ट्रेन स्टेशन पर सेट किया गया है, जहां एक चाय विक्रेता दो दोस्तों से पूछता है कि क्या वो कुछ ताजी बनी गर्म चाय खरीदना चाहते हैं। वे तय करते हैं कि भैया 2 कप चाय उनके लिए लगा दी जाए और उनके डिब्बे में शामिल कर दी जाए। एक व्यक्ति का नाम है प्रांजोल। वो कहता है कि भैया दुनिया भर में लगभग हर रोज लगभग 80 करोड़ कप चाय पी जाती है। जबकि राजवीर ये सुनकर आश्चर्यचकित है कि दरअसल चाय दुनिया भर में एक लोकप्रिय पदार्थ है। चाय बहुत पीते हैं लोग। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ने लगी, प्राणजोल अपनी जासूसी किताब पढ़ने में बिजी हो गया। दोनों दोस्त जासूसी किताब पढ़ने के बहुत ही ज्यादा प्रशंसक हैं, लेकिन राजवीर ने इस समय प्राकृतिक सुंदरता को देखना पसंद किया। वो ट्रेन से बाहर की तरफ देख रहा है, चारों तरफ हरियाली है। राजवीर ने पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ पर हरे धान के खेत है, चाय के बागान है। वो जहां तक देख सकता है केवल चाय की झाड़ियां ही उसे दिखाई दे रही है। वो कहता है कि इनकी तुलना, चाय की झाड़ियों की तुलना समुद्र से कर सकते हैं। पृष्ठभूमि में घने जंगलों वाली पहाड़ियां थी। चाय के बागान के बीच में ऊंचे और मजबूत पेड़ों की क्रमबद्ध पंक्तियां थीं जो हवा के कारण हिल रही थी, और ये काफी अद्भुत दृश्य लग रहा था। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी, राजवीर ने देखा कि एक बदसूरत सी दिखने वाली इमारत भी थी उसमें, जिसमें से धुआं निकल रहा था। ये एक चाय का बाग था और राजवीर काफी उत्साहित हो जाता है इसको देखकर। और प्रांजोल, जिन्होंने बचपन में ही ये सब देख लिया था, अपने दोस्त के उत्साह के स्तर से उसका उत्साह मेल नहीं खाता। प्रांजोल उसे बताता है कि असम में प्रवेश हम कर चुके हैं, जिसे चाय के देश के रूप में भी जाना जाता है। राज्य में दुनिया में सबसे अधिक चाय बागान असम में ही है। चाय के देश का दौरा करने से पहले राजवीर ने चाय के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा है, और वो कहता है कि ये कैसे पता चला, कई सिद्धांत दिए हुए हैं। उसमें वो कहता है कि एक बार एक चीनी सम्राट था जिसे उबला हुआ पानी पीने की आदत थी, और एक बार जब वो अपने पानी को उबाल रहा था तो उसमें कुछ पत्ते गिर जाते हैं और वो उसे काफी स्वादिष्ट लगता है। कहा जाता है कि जो चाय के पत्ते उसकी पानी में, उबले पानी में गिरे थे, वो चाय की पत्तियां थी, और इस वजह से उसका जो चाय था वो काफी लजीज, काफी स्वादिष्ट बन जाता है, और तभी से शायद चाय की शुरुआत हो जाती है।
यहाँ पर प्रांजल बताता है कि भैया, प्रांजल द्वारा पूछे जाने पर राजवीर बताता है कि एक बोधि धर्म नाम की भी एक किताब है। वो एक भारतीय कथा के बारे में एक कहानी बताती है और वो कहती है कि एक बौद्ध भिक्षु था जिसने शायद अपनी पलकें काट ली थी क्योंकि वो ध्यान करते समय नींद महसूस करता था। उसे नींद लग जाती थी जब वो ध्यान करता था। तो उसने अपनी पलकें काट ली और आखिरकार जो चाय के पौधे हैं उसकी पलकों से बाहर आए थे। यानी पानी के साथ उबालने के बाद खाने से नींद में छुटकारा पाने में मदद करने लगी उसकी पलकें। ये कुछ तथ्य नहीं है, इस पे कुछ विश्वास नहीं किया जा सकता। राजवीर ने कुछ और तथ्य भी डाले और उसने बताया कि चाय जो है 2700 ईसा पूर्व में चीन में पहली बार खपत की गई थी और ऐसी सभी शब्द जो ची और हैव, चीनी की उत्पत्ति चीनी भाषा से हुई है ना। यूरोप में चाय की शुरुआत काफी देर से होती है। 16वीं शताब्दी में इसे एक औषधीय गुणों वाला माना जाता था। अंततः इस पूरी कहानी में ट्रेन रुक जाती है और लड़के अपने घर पहुंच जाते हैं जहां उन्होंने अपना सामान इकट्ठा करते हैं। केवल एक प्लेटफॉर्म खोजने के लिए ट्रेन में चढ़ गए जो बहुत भीड़ थी। प्रांजल के माता पिता उन्हें रिसीव करने आए थे। लगभग 1 घंटे बाद वे ढेकिया बारी प्रांजोल के चाय बागान पहुंचते हैं और वो एक मवेशी पुल के माध्यम से अपना रास्ता बना लेते हैं। मवेशी पुल यानी मवेशी पर बैठकर वो चाय के बागान में घूमते हैं। उनका चाय का बागान जमीन के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था। सभी झाड़ियों को एक ही ऊंचाई पर काटा गया था। उनकी देखभाल की गई थी। खेतों पर चाय की थैलियों को एक एप्रन पहने और बांस की टोकरियों ले जाते हुए देखा गया था ताकि ताजे अंकुरित पत्तों को डुबोया जा सके। खेतों के रास्ते में प्रांजल के पिता ने एक ट्रैक्टर को रास्ता दिया जो चाय की पत्तियों से भरा था। इसे देखते हुए राजवीर ने अपने ज्ञान का उल्लेख करते हुए कहा कि ये वर्ष का दूसरा अंकुरण काल है जो मई से जुलाई तक रहता है और उत्कृष्ट उपज देता है, काफी अच्छी फसल देता है। प्रांजल के पिता जो अब प्रभावित लग रहे थे जवाब देते हुए कहते हैं, लगता है कि इन्होंने यहाँ आने से पहले बहुत शोध किया है। प्रांजल जो काफी अद्भुत पेय के बारे में अधिक जानने के लिए उत्साहित था उसी के लिए अपना इरादा दिखाता है। ये सारी चीजें चल रही होती हैं और इस तरीके से ये स्टोरी समाप्त हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर स्टूडेंट। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह की और वीडियोस मैं अपने चैनल पर लगातार प्रोवाइड करवाता रहूंगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।